हेलो एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग क्लासेस विद अर्चना। सो हमने लास्ट क्लास में यूनिट नंबर 2 जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइक्रोब्स जो है वो किया था। आज हमने उसके फर्दर टॉपिक्स जो है वो कंप्लीट करने हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है कोलोनाइजेशन। तो देखो, कोलोनाइजेशन होता क्या है। मान लो कोई एक बैक्टीरिया है। जब कोई बैक्टीरिया एक सरफेस पे जाकर, मान लो कोई एक सरफेस है, मान लो हमारी स्किन है ना, इस सरफेस पे आकर क्या हमेशा के लिए क्या हो जाए, वहाँ पे सेटल हो जाए, वहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा ग्रो करने लग जाए, वहाँ पे अपनी कॉलोनीज बना ले। तो इसी को हमने क्या बोला कि वो क्या है, कोलोनाइजेशन मीन्स बैक्टीरिया एक सरफेस पे जाकर रहने लग जाए, सेटल हो जाए वहाँ पे, और क्या करने लग जाए, वो ग्रो करने लग जाए, अपनी मल्टीप्लिकेशन जो है करने लग जाए। तो वही क्या है, कोलोनाइजेशन। अब ये कोलोनाइजेशन जो है हम हार्मफुल भी हो सकती है, और ज़रूरी नहीं कि हमारे पास ये हमेशा ही हार्मफुल हो, है ना। इम्यून सिस्टम पे जो है हमारे ये डिपेंड करता है। तो कोलोनाइजेशन और इन्फेक्शन के अंदर जो है डिफरेंस है, ठीक है। इन्फेक्शन में क्या होता है, जब वो क्या करते हैं, ग्रो करते हैं और क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, और साथ में हमारे पास क्या कर देते हैं, हमारे टिश्यू डैमेज कर देते हैं। लेकिन कोलोनाइजेशन में हो भी सकता है और ऐसा नहीं भी हो सकता। तो इट इज़ द प्रोसेस, एक प्रोसेस है बाय विच बैक्टीरिया अटैच, एक ऐसी प्रोसेस जिसके थ्रू बैक्टीरिया क्या करता है, अटैच करता है, ग्रो करता है और मल्टीप्लाई करता है ऑन बॉडी सरफेस विदाउट कॉजिंग डिजीज और टिश्यू डैमेज, बिना किसी डिजीज के और टिश्यू डैमेज के। तो उसी को हमने क्या बोला, कोलोनाइजेशन, ठीक है। अब देखो, कोलोनाइजेशन के कुछ स्टेप्स आते हैं। तो यहाँ पे एक स्टेप और ऐड करने हैं, एंट्री, ठीक है। तो देखो, ये मान लो कोई बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर क्या करेगा, एंट्री करेगा। मान लो उसने वो किसी भी रूट से कर सकता है, जैसे रेस्पिरेटरी ट्रैक के थ्रू उसने कर लिया, है ना, मीन्स हमारी नोज़ के थ्रू जो है वो हमारे क्या कर गया, बैक्टीरिया एंट्री कर गया। तो इसी को हमने बोला एंट्री करना, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसका अटैचमेंट। अब देखो, वो एंट्री तो कर गया, लेकिन मान लो वो हमारी नेजल सेल पे ही चिपक रहा है ना, हमारी नाक के अंदर ही चिपक रहा है। तो उसको डर है कि जो हमारे नोज़ का म्यूकस वगैरह है वो उसको क्या कर देंगे, एक्सपेल आउट कर देंगे, बाहर निकाल देंगे बैक्टीरिया को। तो वो सोचता है कि मैं क्या करूं, इस नेजल सेल के ऊपर जो है चिपक जाऊं अच्छे से, ताकि जो है मैं बाहर ना निकल पाऊं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हुई, इसकी एंट्री हुई, और फिर वो क्या कर देता है, किसी सरफेस पे आके प्रॉपर तरीके से चिपक जाता है, ताकि उसको कोई वहां से ना हटा सके, ठीक है। अब वो अटैचमेंट हो गया, तो अब क्या करेगा, वो मल्टीप्लाई करेगा, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 जो है अब अच्छे से मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन हो गई। अब आ गया कोलोनाइजेशन। कोलोनाइजेशन मीन्स अब यहाँ पे जो है उनका नंबर इतना बढ़ गया मल्टीप्लीकेशन करने की वजह से, जहाँ पे जिनकी वजह से क्या हुआ, इसकी एक पूरी की पूरी जो है कॉलोनी बन गई। मीन्स एक तरह की इसने पूरी जो है अपनी फौज इकट्ठी कर दी यहाँ पे, है ना। तो उसी को हमने बोला कोलोनाइजेशन। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास बायोफिल्म फॉर्मेशन। बायोफिल्म फॉर्मेशन क्या है, अब देखो उसने एंट्री कर लिया, अटैचमेंट हो गई उसकी, उसने वहाँ पे जो है अपनी पूरी कॉलोनी बना ली। तो अब उसको डर है कि हम एंटीबायोटिक जो है, ह्यूमन बींग क्या लेते हैं, एंटीबायोटिक लेते हैं बैक्टीरिया को किल करने के लिए। तो वो सोचते हैं कि अगर मैं ऐसे ही रहूँगा ना, तो ये एंटीबायोटिक जो है मुझे किल कर देंगे। तो ये क्या करते हैं, एक प्रोटेक्टिव लेयर जो है अपने अराउंड बना लेते हैं। मान लो ये बैक्टीरिया, ये अपने अराउंड क्या कर लेगा, एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेगा, जिसकी वजह से जो है एंटीबायोटिक इन पे एक्ट नहीं कर पाएगी, इनको किल नहीं कर पाएगी। तो इसी को हमने क्या बोला, बायोफिल्म फॉर्मेशन। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास परसिस्टेंस। तो परसिस्टेंस का मतलब क्या होता है, जब वो जितने टाइम तक वहाँ पे रहे, मीन्स वो वहाँ पे लंबे टाइम तक जो है रहेगा, तो उसी को हमने क्या बोला, परसिस्टेंस। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है इन्फेक्शन। हमारी क्या है, होस्ट की इम्यूनिटी अगर क्या है कम है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारे पास इन्फेक्शन हो जाएगा। तो कोलोनाइजेशन आपको समझ में आया कि एक ऐसी प्रोसेस जिसके थ्रू जो है एक बैक्टीरिया किसी सरफेस पे जाके चिपकेगा, वहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा, ग्रो करेगा और अपनी कॉलोनी जो है वहाँ पे बना लेगा, ठीक है। तो हमारे इसके अंदर स्टेप्स क्या आते हैं, एंट्री, अटैचमेंट, मल्टीप्लिकेशन, कॉलोनाइजेशन, बायोफिल्म फॉर्मेशन, फिर आते हैं परसिस्टेंट एंड देन इन्फेक्शन। तो देखो, सबसे पहले एक आप वही एंट्री आप लिख सकते हो, है ना। फिर उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, अटैचमेंट, द इनिशियल स्टेप इन विच बैक्टीरिया अटैच टू द होस्ट टिश्यू और सरफेस। जब मैंने आपको क्या करवाया था, बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर करवाया था, तो मैंने बताया था कि वहाँ पे जो है उसके पास क्या होते हैं, पिलाई होती है, और क्या होते हैं, फिम्ब्रिये जो है वो प्रेजेंट होती है, जो उनके क्या करवाती है, अटैचमेंट करवाती है किसी भी सरफेस पे, है ना। तो यही बोला कि अटैचमेंट जो है सबसे पहले मान लो इसका स्टेप है, जिसके थ्रू जो है बैक्टीरिया जो है अटैच होगा किसी सरफेस के और होस्ट टिश्यू पे, ठीक है। कौन कौन इसके अंदर हेल्प करवाएगा, जैसे हमारी पिलाई या फिर फिम्ब्रिये, है ना, ये किस में हेल्प करवा रहे हैं हमारे पास, अटैचमेंट के अंदर। ग्लाइकोकेलेक्स मैंने करवाया था कि बैक्टीरिया की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है ना, जिसके अंदर कैप्सूल और स्लाइम लेयर जो है मैंने करवाया था। ग्लाइकोकेलेक्स जो है आउटर कवरिंग होती है हमारी बैक्टीरिया की, जो क्या करवाता है, अटैचमेंट के अंदर हेल्प करवाता है। कुछ जो है अधेसेंस होते हैं, ये भी हमारे पास क्या करवाते हैं, अटैचमेंट के अंदर हेल्प करवाएंगे, ठीक है। तो अटैचमेंट इनिशियल स्टेप, एंट्री लिखना चाहो तो लिखो, अदरवाइज बेशक से मत लिखो, ठीक है। अटैचमेंट क्या है, इनिशियल स्टेप है, और इसके अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर जो है इन्वॉल्व है, पिलाई है, ग्लाइकोकेलेक्स और अधेसेंस है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है मल्टीप्लीकेशन। तो मल्टीप्लीकेशन मैंने बताया कि
1 से 2 बन गए, है ना, 2 से वो 4 बन गए, 4 से 6 बन गए। ऐसे ही करके क्या है वो अपनी क्या कर लेंगे, पूरी तरह से डिवाइड कर देंगे। आफ्टर अटैचमेंट, अटैचमेंट के बाद बैक्टीरिया डिवाइड करेंगे और इंक्रीज हो जाएंगे नंबर के अंदर। मीन्स वो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6, और फिर वो क्या करेंगे, अपने नंबर को इंक्रीज कर लेंगे। अब रैपिड इंक्रीज इन बैक्टीरिया पॉपुलेशन अकर, अब वो जो है अपना नंबर बढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगी, बैक्टीरिया की पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज हो जाएंगी ना, क्योंकि वो ग्रो कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मल्टीप्लीकेशन से क्या होगी, पॉपुलेशन इंक्रीज। न्यूट्रिएंट फ्रॉम द होस्ट सपोर्ट ग्रोथ, अब जो उसको क्या मिलेंगे, अच्छे से न्यूट्रिएंट जो है मिलेंगे, तो उसकी क्या होगी, ग्रोथ अच्छे तरीके से होगी। तो वही बात बोल दी है, ठीक है। सबसे पहले अटैचमेंट एंड देन मल्टीप्लिकेशन। हमने क्या करा, हमने देखा कि उसकी एंट्री होगी बैक्टीरिया की, फिर वो क्या है, एक सरफेस पे जाके जो है अटैच हो गया, अटैच होकर वहाँ पे जो है वो मल्टीप्लाई करने लग गया। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या आता है, कोलोनाइजेशन। तो कोलोनाइजेशन में क्या होगा, बैक्टीरिया जो है सक्सेसफुली एक सरफेस के, मान लो उसको जो है स्किन पे जाना है, तो वो सक्सेसफुली जो है वहाँ पे जो जाके अटैच हो गया और उसने जो है वहीं पे जो है वो सेटल हो गया। मीन्स उसने उसकी मल्टीप्लीकेशन के अंदर इतना नंबर बढ़ गया कि अब वो यहाँ पे जो है कोलोनाइज हो गया, यहाँ पे जो है उसने कॉलोनी बना ली, परमानेंट जो है वो यहाँ पे क्या हो गया, सेटल हो गया, है ना। तो बैक्टीरिया सक्सेसफुली एस्टेब्लिश देमसेल्फ ऑन बॉडी सरफेस, किसी बॉडी सरफेस के ऊपर जो है वो सक्सेसफुली जो है एस्टेब्लिश हो गया, सेटल डाउन हो गया। वो स्किन पे हो सकते हैं, माउथ पे हो सकते हैं, नोज या फिर रेस्पिरेटर, जो भी उसकी जो है साइट है, उसको जहाँ पे जाना है, ठीक है। दे कम्पीट विद अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर स्पेस एंड न्यूट्रिएंट, अब वहाँ पे जो है ये दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ भी जो है कम्पीट करेगा स्पेस और न्यूट्रिएंट्स के लिए। इस स्टेज पे है डिजीज में नोट अक्कर, एट दिस स्टेज डिजीज में नोट अक्कर। मैंने बताया कि जरूरी नहीं है कि यहाँ पे जो है डिजीज होगी, वो क्या है, होस्ट की इम्यूनिटी पे डिपेंड करता है। अगर होस्ट की इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है तो वहाँ पे जो है इन्फेक्शन नहीं होगा, बेशक से वो जो है वहाँ पे अपनी कॉलोनीज बनाता ही रहे, है ना। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है बायोफिल्म फॉर्मेशन। तो बायोफिल्म फॉर्मेशन का मतलब मैंने बताया था कि कुछ बैक्टीरिया जो है अपने अराउंड क्या कर लेता है, एक बायोफिल्म फॉर्मेशन मीन्स एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बना लेता है, जो उसको किससे बचाएगा, एंटीबायोटिक से। देखो हमारे पास हमारी बॉडी के अंदर क्या एंटर होता है, बैक्टीरिया एंटर होता है, तो हम उसको मारने के लिए क्या लेते हैं, एंटीबायोटिक लेते हैं ना। तो जो बैक्टीरिया बायोफिल्म फॉर्मेशन कर लेगा ना, अब उसके ऊपर एंटीबायोटिक जो है काम नहीं कर पाएंगे, है ना। एंटीबायोटिक उस बैक्टीरिया को किल नहीं कर पाएंगे। तो ये बैक्टीरिया बहुत शानी होते हैं, ये अपने अराउंड क्या बना लेते हैं, बायोफिल्म बना लेते हैं। तो मैंने बैक्टीरिया प्रोड्यूस अ प्रोटेक्टिव लेयर कॉल्ड बायोफिल्म। बायोफिल्म प्रोटेक्ट करता है बैक्टीरिया को फ्रॉम एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक से बचेगा। डिसइंफेक्टेंट छोड़ दो, होस्ट इम्यून रिस्पॉन्स, होस्ट के इम्यून रिस्पॉन्स से भी जो है बचाएगा। जैसे कौन आएगा उनसे फाइट करने के लिए, हमारी WBC वाइट ब्लड सेल उनसे फाइट करने के लिए आएगी ना, तो अब WBC भी जो है उन पे एक्ट नहीं कर पाएंगी। अब देखो नेक्स्ट क्या आता है, परसिस्टेंस। तो परसिस्टेंस का मतलब मैंने बताया था कि कोई बैक्टीरिया, मान लो ये क्या है, बैक्टीरिया, और ये क्या हमारा ह्यूमन बींग, है ना। तो ह्यूमन बींग क्या है, होस्ट है। मीन्स जहाँ पे बैक्टीरिया रहेगा उसको क्या बोलेंगे हम, होस्ट। तो बैक्टीरिया जब तक किसी होस्ट के अंदर रहेगा तो उसी को हम क्या बोलेंगे, परसिस्टेंस। तो बैक्टीरिया सर्वाइव एंड रिमेन इन होस्ट फॉर लॉन्ग पीरियड, वो वहाँ पे सर्वाइव करेगा और होस्ट के अंदर जो है रहेगा फॉर लॉन्ग पीरियड, लंबे टाइम तक। दे मे रिमेन हार्मलेस और बिकम पैथोजेनिक, वही कि वो हार्मलेस भी हो सकते हैं, हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा रही, या फिर वो पैथोजेनिक भी हो सकते हैं, मीन्स डिजीज कॉजिंग भी जो है वो हो सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आता है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन वही मैंने बताया था कि अगर होस्ट की इम्यूनिटी क्या है हमारे पास कम है और बैक्टीरिया का वायरुलेंस जो है वो ज़्यादा है। वायरुलेंस का मतलब क्या होता है कि किसी बैक्टीरिया की कितनी कैपेबिलिटी है कि वो इन्फेक्शन जो है कोज कर पाए। तो बैक्टीरिया की कैपेबिलिटी जो है वो बढ़ गई इन्फेक्शन कोज करने की, और होस्ट की इम्यूनिटी जो है वो कम है, तो क्या हो जाएगा, वो हमारे टिश्यूज़ के अंदर इन्वेड कर जाएगा, अंदर चला जाएगा टिश्यूज़, और टिश्यू डैमेज करने लग जाएगा। तो वही क्या है, फिर हमारे पास इन्फेक्शन हो जाएगा ना। तो वहाँ पे जाके वो क्या करेगा, टिश्यूज़ के अंदर टॉक्सिन्स और एंजाइम प्रोड्यूस करेगा, जो कि हमारे लिए क्या है, हार्मफुल है, ठीक है। फिर साइन एंड सिम्टम्स ऑफ डिजीज अपीयर, साइन एंड सिम्टम जो है वो नज़र आने लग जाएंगे डिजीज़ के। तो वही हमने क्या क्या स्टेप करें, स्टार्टिंग से हमारे पास एंट्री हुई, एंट्री के बाद मान लो वो किसी सरफेस पे जाके चिपक गया, फिर उसके बाद क्या करी, उसने मल्टीप्लिकेशन करी, है ना। मल्टीप्लिकेशन के बाद उसने क्या करा, कोलोनाइजेशन मीन्स वहीं पे जो है वो सेटल हो गया। फिर उसने बायोफिल्म फॉर्मेशन के बाद परसिस्टेंस मीन्स वो वहाँ पे लंबे टाइम तक रहा, और उसके बाद जो है उसने क्या कर दिया, इन्फेक्शन कोज कर दिया। तो देखो अब नेक्स्ट हमारे पास आता है फैक्टर अफेक्टिंग कोलोनाइजेशन। तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर जो कोलोनाइजेशन को अफेक्ट करेंगे, तो इसके अंदर दो तरीके के फैक्टर आएंगे, माइक्रोबियल फैक्टर और दूसरा आएगा होस्ट फैक्टर। तो माइक्रोबियल फैक्टर जैसे हमारे पास बैक्टीरिया है ना, तो बैक्टीरिया के पास ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जो कोलोनाइजेशन के अंदर हेल्प कर रहे हैं, या फिर ऐसे कौन से फैक्टर है जो उसको कोलोनाइज नहीं होने दे रहे हैं ना। कुछ हमारे पास जो है होस्ट फैक्टर जैसे हमारे ह्यूमन बींग है, तो उसके क्या क्या फैक्टर जो है कोलोनाइजेशन के अंदर अफेक्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहला है अधेशन फैक्टर। तो मैंने बताया था बैक्टीरिया के
उसके पास क्या होता है, हमारे पास पिलाई होती है, फिम्बरी होते हैं जो उसको अटैचमेंट के अंदर हेल्प करवाएंगे। तो बोला अधेशन फैक्टर जो है वो होना ज़रूरी है। अटैचमेंट हो जाएगी तो आगे वो क्या कर पाएंगे, मल्टीप्लिकेशन कर पाएंगे। मल्टीप्लिकेशन अच्छे से हो जाएगी तो फिर वहाँ पे कॉलोनाइजेशन जो है वो हो जाएगी। तो सबसे पहले बोला अधेशन फैक्टर। फिर आता है हमारे पास कैप्सूल। कैप्सूल के बारे में मैंने बताया। अब बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के आउटर मोस्ट लेयर को मैंने क्या बोला कि वो क्या होती है, ग्लाइकोकैलेक्स, है ना। तो ग्लाइकोकैलेक्स दो तरीके का होता है, कैप्सूल हो सकता है या फिर हमारे पास हो सकता है स्लाइम लेयर। कैप्सूल कब बोलेंगे, जब वो कैसा होगा, रिजिड होगा, हार्ड लेयर। मीन्स हमारे पास जो ग्लाइकोकैलेक्स की लेयर है वो कैसी होगी, रिजिड होगी, है ना, हार्ड होगी, तो हमने बोला कि कैप्सूल, है ना। तो वो कैप्सूल जो है वो कॉलोनाइजेशन के अंदर कैसे हेल्प करेगा। देखो क्या हमारी बॉडी के अंदर क्या होते हैं, WBC होते हैं ना, जो क्या करते हैं हमारे पास डिफेंस मैकेनिज्म की तरह एक्ट करते हैं, है ना। डिफेंस मैकेनिज्म मीन्स जो बैक्टीरिया आएगा उसको क्या कर देगा, किल कर देगा, फैगोसाइट कर लेगा, मीन्स उसको क्या कर लेगा, खा जाएगा, है ना, फैगोसाइटोसिस हो जाएगा। तो अब इस फैगोसाइटोसिस से कौन बचेगा, हमारे पास कैप्सूल। तो जिस बैक्टीरिया के अराउंड क्या होगा, कैप्सूल प्रेजेंट होगा, तो WBC जो है उसके ऊपर एक्ट नहीं कर पाएंगे, उस बैक्टीरिया को किल नहीं कर पाएंगे। तो वही क्या होता है, कैप्सूल। तो इसमें हम लिख सकते हैं क्या करता है, प्रिवेंट फ्रॉम फैगोसाइटोसिस, मीन्स फैगोसाइटोसिस से जो है प्रिवेंट करता है, ठीक है। कैप्सूल मैंने बताया था कि जो है ज़रूरी नहीं हर एक बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट हो, कुछ के अंदर होता है और कुछ के अंदर नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है बायोफिल्म फॉर्मेशन। तो बायोफिल्म फॉर्मेशन मीन्स उन्होंने क्या बनाई थी, अपने अराउंड एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाई थी जो उससे क्या, उसको कहाँ से बचाएगी, एंटीबायोटिक्स से बचाएगी। तो बायोफिल्म फॉर्मेशन क्या है, एक प्रोटेक्टिव लेयर डेट प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एंटीबायोटिक्स। फिर आते हैं मोटिलिटी। अब मोटिलिटी क्या है, अगर बैक्टीरिया को एक जगह से जाना है दूसरी जगह पे, है ना, तो उसके लिए जैसे वो फ्लैजिला यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें भी क्या होगा, वो अपनी जहाँ उस साइट पे जो है वो इजीली पहुँच पाएंगे जहाँ पे उसको क्या होना है, अटैच होना है। तो मोटिलिटी भी जो है हेल्प कर पाएगी। फिर रेजिस्टेंस टू होस्ट डिफेंस, मीन्स होस्ट डिफेंस से अगर उसको क्या है, रेजिस्टेंस है, मीन्स बोला कि ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स या फिर ऐसे कुछ एंजाइम्स जो है उसके अंदर प्रेजेंट है अगर बैक्टीरिया के अंदर, जो उसको होस्ट के डिफेंस मैकेनिज्म से बचेंगे, तो भी क्या होगा, हमारे पास कॉलोनाइजेशन अच्छे से हो जाएगी। तो ये हमारे पास आते हैं माइक्रोबियल फैक्टर के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास आता है होस्ट फैक्टर। तो होस्ट फैक्टर तो ईजी है, देखो इम्यूनिटी, जिसकी स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी होगी ना तो उसको क्या इन्फेक्शन नहीं होगा ना, कॉलोनाइजेशन जो है वो नहीं हो पाएगी। तो वो वही क्या बोला कि अगर अच्छी स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी है और किसी की लो इम्यूनिटी है तो वहाँ पे जो है इन्फेक्शन जो है इजीली कोज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बोला एज। एज कैसे, जो हमारे इन्फेंट है, छोटे बच्चे हैं और एल्डरली है ना, वो क्या, उनका इम्यून सिस्टम भी कैसा होता है, वीक होता है। तो ये फैक्टर भी जो हमारे पास क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। न्यूट्रिशन, मान लो एक बच्चा जो है अच्छा न्यूट्रिशन खा रहा है ना, अच्छी चीज़ें खा रहा है और एक खा रहा है जंक फूड, तो क्या होगा, वही जो है ससेप्टेबल होगा ना ज़्यादा इन्फेक्शन के, है ना। तो ये एक फैक्टर हो गया। फिर सेकंड हाइजीन एंड सैनिटेशन। आप अपने आसपास जो है साफ़ सफाई नहीं रख रहे तो वहाँ पे क्या होगी, माइक्रोबियल ग्रोथ होगी, तो आपकी बॉडी के अंदर जाने की जो है सबसे ज़्यादा चांसेस होंगे। तो वही बोला कि हाइजीन और सैनिटेशन भी इफेक्ट करता है। फिर नेक्स्ट बोला इंटीग्रिटी ऑफ स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। मान लो मेरे को यहाँ पे कहीं पे चोट लगी हुई है और वहाँ पे जो है ये उखड़ा हुआ है, तो यहाँ से भी क्या होगा, ईजिली जो है हमारे बैक्टीरिया जो है पेनिट्रेट कर सकते हैं बॉडी के अंदर। तो वही बोला कि स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन की इंटीग्रिटी भी जो है क्या करती है, इफेक्ट करती है कॉलोनाइजेशन को। नेक्स्ट बोला इन्वायरमेंटल कंडीशन। इन्वायरमेंटल कंडीशन में कैसे, जैसे कि मान लो कि टेम्परेचर है, मॉइस्चर है। अब जहाँ पे मॉइस्चर होगा ज़्यादा, है ना, वहीं पे क्या होगी, सबसे ज़्यादा माइक्रोब्स की ग्रोथ हो जाएगी। तो वही बोला कि इन्वायरमेंटल कंडीशन भी जो है हमारे पास कॉलोनाइजेशन को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। तो ये हमारे पास जो है कॉलोनाइजेशन कंप्लीट हुई। देखो कॉलोनाइजेशन में मैंने बताया कि एक बैक्टीरिया जब किसी एक सरफेस पे जाके क्या करने लग जाए, ग्रो करने लग जाए, मल्टीप्लाई करने लग जाए, फिर उसके अंदर हमने जो है उसके स्टेप्स करें कि सबसे पहले एंट्री होगी, फिर अटैचमेंट होगी, फिर मल्टीप्लिकेशन होगी, देन कॉलोनाइजेशन, परसिस्टेंस एंड देन इन्फेक्शन। फिर हमने उसके बारे में पढ़ा कि उसके कौन कौन से फैक्टर जो है कॉलोनाइजेशन को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। हमने माइक्रोब्स की ग्रोथ के बारे में पढ़ना है। तो एक बार बताओ ग्रोथ से क्या समझ रहे हो, है ना। तो ग्रोथ एक तो मान लो साइज़ बढ़ना, है ना, एक हो सकता है उसके नंबर बढ़ना। तो ग्रोथ क्या है, जब भी हमारे पास बैक्टीरिया के नंबर बढ़ेंगे या फिर किसी माइक्रोब्स के नंबर बढ़ेंगे 1 से 2, 2 से 4, तो यही क्या हमारे पास उसकी क्या हो रही है, ग्रोथ हो रही है। मीन्स जब भी क्या बढ़ेंगे, नंबर ऑफ बैक्टीरिया या फिर नंबर ऑफ माइक्रोबियल सेल इंक्रीज होंगे, तो उसी को हमने क्या बोला, ग्रोथ। तो इट रेफर्स टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ माइक्रोबियल सेल ड्यू टू सेल डिवीजन। सेल डिवीजन की वजह से क्या बनना, माइक्रोबियल के सेल बढ़ना, नंबर ऑफ बैक्टीरिया बढ़ना, तो उसी को हमने क्या बोला, ग्रोथ, है ना। इन बैक्टीरिया ग्रोथ अक्कर मेनली बाई बाइनरी फिजन। मीन्स बैक्टीरिया के अंदर रिप्रोडक्शन कौन सी प्रोसेस के थ्रू होता है, बाइनरी फिजन की प्रोसेस के थ्रू। तो वही बोला कि ग्रोथ जो है वो किसके थ्रू होगी, हमारे बाइनरी
डिवीजन की वजह से, है ना। तो इसके अंदर हमने कुछ फेजेस पढ़ने हैं, फेजेस ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व। तो सबसे पहले था हमारे लैग फेज, एक्सपोनेंशियल फेज जिसको हम लॉग फेज बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्टेशनरी फेज और देन हमारे पास आता है डेथ फेज। देखो अभी मैं इनको समझाती हूँ। तो देखो अब हमने क्या करना है, बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व जिसके अंदर हमने वो चारों फेजेस पढ़ने हैं, लैग फेज, लॉग फेज, ठीक है। तो बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व क्या रिप्रेजेंट करता है हमें, कि टाइम के साथ साथ नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो रहे हैं या फिर डिक्रीज हो रहे हैं, समझ में आया। तो इट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंट, मीन्स ग्राफ के थ्रू जो है हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, शोइंग दैट इंक्रीज और डिक्रीज इन नंबर ऑफ बैक्टीरियल सेल ओवर द टाइम। टाइम के साथ साथ नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो रहे हैं या फिर डिक्रीज हो रहे हैं, समझ में आया। तो इसके अंदर हमने सबसे पहले पढ़ना है लैग फेज, लॉग फेज, स्टेशनरी फेज और डेथ फेज। तो देखो लैग फेज हमारे पास क्या होता है, आप ग्राफ से ही समझो। देखो लैग फेज के अंदर क्या होगा, सिर्फ यहाँ पे इसको हम बोलेंगे कि कैसा फेज है, एडजस्टमेंट फेज। क्या है, एडजस्टमेंट फेज। देखो इस फेज़ के अंदर क्या होगा, सिर्फ वो क्या करेगा, एक नए इन्वायरमेंट में एडजस्ट होगा। फॉर एग्जांपल आप जो है हॉस्टल में गए हैं ना पहली बार, तो वहाँ पे क्या करोगे, सिर्फ आप एडजस्ट होगे उस टाइम पे। यहाँ पे जो है कोई भी नंबर ऑफ सेल्स जो है वो इंक्रीज़ नहीं होंगे, यहाँ पे कोई ग्रोथ नहीं होगी। एक बैक्टीरिया तो वो एक ही बैक्टीरिया रहेगा, आगे वो नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो इसके अंदर सिर्फ क्या हो रहा है, वो एडजस्टमेंट हो रही है। और हम इसको बोल सकते हैं कि ये क्या है, यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहा है। क्या कर रहा है, प्रिपरेशन मीन्स यहाँ पे जैसे एंजाइम्स है, प्रोटीन है, आरएनए है, उनको बना रहा है ताकि जो है वो उनको अगले फेज़ के अंदर यूज़ कर सकते। तो बैक्टीरिया एडजस्ट टू न्यू इन्वायरमेंट, नए इन्वायरमेंट में जो है वो एडजस्ट हो रहा है। इसके बाद नो सेल डिवीजन, कोई सेल डिवीजन नहीं है, एक बैक्टीरिया तो वो एक ही रहेगा। सेल जो है मेटाबॉलिकली एक्टिव रहेगा, मीन्स जो अपने फंक्शन है वो सारे अच्छे से परफॉर्म करेगा, बस वहाँ पे जो है वो ग्रोथ नहीं हो रही उसकी आगे, मीन्स एक से दो नहीं हो रही वो, ठीक है। एंजाइम, प्रोटीन, आरएनए और सिंथेसाइज, इसलिए हमने बोला कि जितनी थी ना सिर्फ उतनी ही, मीन्स उतनी ही जो है उसकी ग्रोथ हो रखी है, जितना था वो उतना ही है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, लैग फेज। लैग फेज में क्या हुआ, एडजस्टमेंट फेज है, कोई सेल डिवीजन नहीं हो रही, मेटाबॉलिकली एक्टिव है, एंजाइम, प्रोटीन, आरएनए जो है यहाँ पे सिंथेसाइज हो रहे हैं, ठीक है। इसके बाद देखो लॉग फेज। लॉग फेज का ग्राफ जो है हमारे पास क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना ऊपर की तरफ। तो लॉग फेज जो है इसके अंदर सबसे ज़्यादा मल्टीप्लीकेशन होगी, रैपिड मल्टीप्लीकेशन होगी। क्या होगी, रैपिड मल्टीप्लिकेशन। देखो लॉग फेज को हम एक्सपोनेंशियल फेज भी बोलते हैं। तो एक्सपोनेंशियल फेज हमने क्यों बोला, ये भी हमें समझेंगे। देखो लॉग फेज के अंदर सबसे ज़्यादा सेल डिवीजन होगी। क्या होगी, सबसे ज़्यादा सेल डिवीजन होगी, मीन्स एक बैक्टीरिया से हमारे पास क्या बनेंगे, दो से बनेंगे 4, और 4 से बनेंगे 6, 6 से बनेंगे 8। तो ये जो है तरीका जो है इसका पैटर्न जो है ग्रो करने का, यही पैटर्न जो है हमारे, हम क्या बोलते हैं इसको, एक्सपोनेंशियल पैटर्न। क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल पैटर्न। तो इसको इसलिए हमने बोला कि ये क्या है, एक्सपोनेंशियल फेज है। तो सबसे ज़्यादा सेल डिवीजन जो है इसी फेज के अंदर होगी, रैपिड सेल डिवीजन टेक प्लेस। बैक्टीरिया ग्रो एट देयर मैक्सिमम रेट, सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट रेट पे जो है यहाँ पे बैक्टीरिया ग्रो करेंगे। पॉपुलेशन डबल एट रेगुलर इंटरवल, मीन्स हर एक जनरेशन के अंदर क्या होगा, हमारा बैक्टीरिया डबल हो जाएगा, 2 से 4 हो गई, ठीक है। बैक्टीरिया ग्रो एट देयर मैक्सिमम रेट पे ग्रो करेंगे, पॉपुलेशन डबल एट रेगुलर इंटरवल। बैक्टीरिया यहाँ पे क्या होगा, सबसे ज़्यादा हाईली मेटाबॉलिकली एक्टिव होगा, है ना, और अपने सेल के जो है सारे फंक्शन जो है वो अच्छे से परफॉर्म करेगा। मोस्ट ससेप्टेबल टू एंटीबायोटिक एट दिस स्टेज, इस स्टेज पे ही जो है एंटीबायोटिक से जो है वो ज़्यादा ससेप्टेबल होते हैं, मीन्स इसी टाइम पे जो है बैक्टीरिया को सबसे ज़्यादा डर लगता है एंटीबायोटिक से। क्योंकि आपको पता है कि एंटीबायोटिक जो है मोस्ट कॉमनली जो हमारी डिवाइडिंग स्टेज होती है बैक्टीरिया की, उसी पे जो है वो अटैक करती है। तो सबसे ज़्यादा डिवाइडिंग स्टेज कौन सी है हमारी बैक्टीरिया की, यही लैग फेज, सॉरी लॉग फेज, है ना। तो समझ में है। तो यहाँ पे तो है कोई सेल डिवीजन नहीं हो रही, सिर्फ यहाँ पे जो है आगे की प्रिपरेशन चल रही है, तैयारियाँ चल रही है कि वो उसको आरएनए बनाना है, प्रोटीन बनाना है, ठीक है। क्योंकि उसको मल्टीप्लाई करने के लिए, ग्रो करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए ना। तो एनर्जी कहाँ से लेगा, वो एंजाइम प्रोटीन से ही लेगा। इसके अंदर जो है अब उसके पास तैयारी सारी हो गई, अब वो क्या करेगा, रैपिड सेल डिवीजन करेगा, पॉपुलेशन जो है डबल हो जाएगी, ठीक है। देखो वही लिखा है ना, ग्रोथ फॉलोज एन एक्सपोनेंशियल पैटर्न, एक एक्सपोनेंशियल पैटर्न को जो है ग्रोथ फॉलो करेगी, ठीक है। इसके बाद आता है नेक्स्ट स्टेशनरी फेज। तो देखो स्टेशन यहाँ पे लॉग फेज में क्या हो रहा था, रैपिडली जो है इंक्रीज हो रहा था। स्टेशनरी फेज में अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जितने वो थे ना, मान लो 4 बैक्टीरिया था, वो क्या रहेंगे, अब 4 ही रहेंगे, मीन्स आगे जो है पॉपुलेशन जो है उसकी नहीं बढ़ रही है ना। तो उसी को हमने बोला स्टेशनरी फेज। तो देखो स्टेशनरी फेज के अंदर क्या होगा, ग्रोथ रेट जो है बिल्कुल स्लो हो जाएगा। और स्लो क्यों हुआ, क्योंकि अब जो है सारे न्यूट्रिएंट जो है वो खत्म हो गए, न्यूट्रिशन डिप्लीशन और वेस्ट एक्यूमुलेशन, मीन्स वहाँ पे वेस्ट तो है ज़्यादा एक्यूमुलेट हो रहा है और न्यूट्रिएंट्स की जो है वो कमी होगी। अब उसको न्यूट्रिएंट नहीं मिलेंगे तो आगे जो है उनकी ग्रोथ नहीं होगी। तो वही जो है स्टेशनरी फेज के अंदर बोला कि ग्रोथ रेट इज इक्वल टू डेथ रेट, मीन्स जितनी ग्रोथ होगी उतनी जो है डेथ हो जाएगी। मीन्स मान लो कि हमारे पास 100 बैक्टीरिया
पैदा हुए, है ना, 100 बैक्टीरिया पैदा हुए तो 100 ही जो है बैक्टीरिया मर गए। तो मीन्स वहाँ पे जितनी पॉपुलेशन थी उतनी ही रहेगी, अब आगे नहीं बढ़ रही। तो उसी को हमने बोला स्टेशनरी फेज। फॉर एग्जांपल एक हॉल है जिसके अंदर हमारे पास 50 बच्चे आ सकते हैं, ठीक है, तो बोला कि 50 बच्चे ही आएंगे और 50 ही वहाँ से जाएंगे, तो वही क्या है स्टेशनरी फेज। तो टोटल पॉपुलेशन रिमेन कॉन्स्टेंट, टोटल पॉपुलेशन वहाँ की उतनी ही रहेगी जितनी थी, ठीक है। सम बैक्टीरिया स्टार्ट फॉर्मिंग एंडोस्पोर्स, और इस स्टेज पे क्या होता है, कुछ बैक्टीरिया जो है एंडोस्पोर्स बनाना शुरू कर देते हैं। एंडोस्पोर्स जो मैंने आपको लास्ट वीडियोस के अंदर बता रखा कि एंडोस्पोर्स क्या होती है, कुछ बैक्टीरिया जो है एक हार्श कंडीशन में, अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर क्या बना लेते हैं, स्पोर बना लेते हैं, अपने अराउंड एक कोटिंग बना लेते हैं, जिसके थ्रू जो है वो अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर जो है सर्वाइव कर सके, तो वो यहाँ पे जो है बनाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है, और यहाँ पे क्या बोला कि ग्रोथ रेट जो है वो डेथ रेट के इक्वल हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमने बोला डेथ फेज। डेथ फेज को हम बोल सकते हैं डिक्लाइन फेज। तो डेथ फेज के अंदर आप क्या बोलोगे कि सेल की डेथ जो है वो बढ़ गई, किससे, सेल डिवीजन से। मीन सेल डिवीजन तो कम हो रही है, मीन नंबर तो कम बढ़ रहा है, लेकिन डेथ जो है वो ज़्यादा हो रही है। तो सेल डेथ एक्सीड, एक्सीड होता है बढ़ना, है ना, सेल डेथ एक्सीड सेल डिवीजन, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, न्यूट्रिशन एग्जॉस्टेड, अब बिल्कुल ही खत्म हो गए न्यूट्रिएंट्स वहाँ पे, टॉक्सिक वेस्ट जो है वहाँ पे इंक्रीज हो गया। सम बैक्टीरिया एंटर डोरमेंसी एंड फॉर्म स्पोर्स टू सर्वाइव हार्श कंडीशन। मीन्स वही कि कुछ बैक्टीरिया जो अपने अराउंड क्या बना रहे हैं, स्पोर्स बना रहे हैं ताकि जो है वो सर्वाइव कर सके हार्श कंडीशन के अंदर। देखो समझ आया होगा। देखो लैग फेज था, लैग फेज के अंदर हमने क्या पढ़ा कि वो सिर्फ वहाँ पे कोई सेल डिवीजन नहीं हो रही, वो क्या कर रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं न्यू इन्वायरमेंट के अंदर, अपनी तैयारियां कर रहे हैं, आरएनए प्रोटीन बना रहे हैं। फिर बोला लॉग फेज। लॉग फेज के अंदर उन्होंने क्या करा, एक्सपोनेंशियल पैटर्न के अंदर सबसे रैपिड सेल डिवीजन करी, सबसे मेटाबॉलिकली एक्टिव था वो, ठीक है। स्टेशनरी फेज के अंदर ग्रोथ रेट जो है वो इक्वल हो गया हमारे डेथ रेट के अंदर, है ना, तो पॉपुलेशन जो है वहाँ की कॉन्स्टेंट रहेगी। फिर बोला हमने डेथ फेज। डेथ फेज में सेल डिवीजन तो कम हो गई और सेल की डेथ जो है वो बढ़ेगी, सेल डेथ जो है बहुत ज़्यादा होने लगी, क्योंकि यहाँ पे न्यूट्रिएंट जो है एग्जॉस्ट हो गए थे। तो यही था हमारे पास, देखो लैग फेज, फिर लॉग फेज हमारे पास एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है। स्टेशनरी फेज अब पॉपुलेशन जितनी थी उतनी ही रहेगी। अब डेथ फेज जो है हमारे पास नीचे की तरफ जो है कर्व आ जाएगा। समझ में आया, बैक्टीरिया ग्रोथ का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से करना है, ठीक है। अब ऐसे कुछ फैक्टर्स जो हमारे क्या कर रहे हैं, बैक्टीरिया की ग्रोथ को अफेक्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले बोला कि टेम्परेचर। देखो बैक्टीरिया को क्या चाहिए, एक ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए ना, जिसपे वो क्या कर पाए, ग्रो कर पाए। तो मान लो एक हाई टेम्परेचर है ना, हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, या फिर हमारे पास क्या हो सकते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। तो ऑप्टिमम टेम्परेचर पे वो क्या करेगा, सबसे ज़्यादा ग्रो करेगा ना तो वो ज़्यादा सबसे ज़्यादा टेम्परेचर पे ग्रो कर पाएगा, ना वो इतने कम टेम्परेचर में कम ग्रो कर पाएगा। उसको एक क्या चाहिए, ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए, है ना। तो वही जैसे आपको पढ़ने के लिए एक अच्छा इन्वायरमेंट चाहिए, है ना, तभी आप जो है अच्छे से स्टडी कर पा रहे, तो वही जो इनको ग्रो करने के लिए एक प्रॉपर टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। न्यूट्रिएंट्स, जब उसको अच्छे अच्छे न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे तब वो है ग्रो जो अच्छे से कर पाएगा, उसकी ग्रोथ जो अच्छे से होगी। नेक्स्ट बोला ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या है, कुछ बैक्टीरिया होते हैं एनारोब्स और कुछ होते हैं एरोब्स, है ना। तो एरोब्स कौन से होते हैं, जिनको ग्रो करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, और कुछ होते हैं जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है। तो देखो जिनको ऑक्सीजन चाहिए, अगर उनको अच्छे से ऑक्सीजन मिल रहा है तो उनकी ग्रोथ क्या होगी, फास्ट होगी ना, वही बोला। तो ऑक्सीजन की ज़रूरत है। फिर पीएच बोला, पीएच जो है मैंने बताया था स्लाइटली अल्कलाइन होनी चाहिए, स्लाइटली अल्कलाइन पीएच हो, या फिर वो क्या हो, न्यूट्रल हो बिल्कुल ही, है ना। तो इस पे जो है वो अच्छे से प्रॉपर जो है ग्रो कर पाएंगे, ना वो ज़्यादा एसिडिटी के अंदर ग्रो कर सकते, ना ही वो ज़्यादा एल्कलाइन नेचर के अंदर ग्रो कर सकते। समझ में आया। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है मॉइस्चर। अब मॉइस्चर जहाँ पे सबसे ज़्यादा मॉइस्चर होगा वहाँ पे ग्रोथ जो है बैक्टीरिया की सबसे ज़्यादा होगी ना, है ना। जैसे हमारे पास क्या है, एक तो फ्रेश ब्रेड है, तो उसके अंदर जो है मॉइस्चर जो है वो सबसे ज़्यादा है। अगर आप उसको जो है फ्रिज के अंदर नहीं रख रहे तो वहाँ पे क्या हो जाएगी, सबसे ज़्यादा ग्रोथ हो जाएगी। मान लो ड्राई फ्रूट्स है, वो क्यों नहीं ख़राब हो रहे, क्योंकि उनके अंदर जो है मॉइस्चर नहीं है, मॉइस्चर नहीं है, तो वहाँ पे क्या है, बैक्टीरिया की ग्रोथ जो है बहुत कम हो रही है। नेक्स्ट बोला लाइट भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो लाइट क्या है, जैसे हमारे पास यूवी रेज है ना, तो वो क्या कर रही है, या फिर सनलाइट के अंदर ही है ना यूवी रेज, तो वो क्या कर रही है, हमारी बैक्टीरिया की ग्रोथ को जो है अफेक्ट कर रही है, उनकी वजह से भी जो है हमारे बैक्टीरिया किल हो रहे हैं। तो ये ऐसे कुछ फैक्टर थे जो हमारी ग्रोथ को क्या कर रहे हैं, अफेक्ट कर रहे हैं। तो ये हमारे पास ग्रोथ ऑफ माइक्रोब जो है कंप्लीट हुआ। तो अब देखो सिग्निफिकेंस ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व। मीन्स बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व का सिग्निफिकेंस क्या है, मीन्स हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों समझ रहे हैं, इससे क्या फ़ायदा होगा, है ना। तो डिजीज़ डायग्नोसिस मीन्स हमें क्या होगा, डिजीज़ डायग्नोसिस के अंदर हमें हेल्प मिल जाएगी। मीन्स हेल्प आइडेंटिफाई डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, है ना। हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सा है ना। लैब के अंदर क्या करवा लें, हम टेस्ट करवा लें कि कौन सा माइक्रोब जो हमारी बॉडी के अंदर है ना।
तो फिर बोला एंटीबायोटिक टेस्टिंग। एंटीबायोटिक टेस्टिंग हम मान लो हम क्या कर रहे हैं, लैब के अंदर कोई बैक्टीरिया है ना, उसके ऊपर डिफरेंट टाइप की एंटीबायोटिक जो है हम चेक करते हैं कि कौन सी एंटीबायोटिक जो है सबसे ज़्यादा किल कर रही है बैक्टीरिया को। तो मीन्स हम एंटीबायोटिक टेस्टिंग जो है यहाँ पे हम कर सकते हैं। फिर फूड प्रिजर्वेशन, फूड को प्रिजर्व करने में हेल्प करेगा। जैसे हम कुछ जो है रेफ्रिजरेटर के अंदर रखते हैं, है ना, कुछ जैसे हम उनको क्या रखेंगे, सूखा रखेंगे, ड्राइंग रखेंगे, है ना, कुछ के अंदर हम सोल्ट ऐड करके रख सकते हैं, जैसे हमारे पिकल्स हो गए। तो ये सारी चीज़ें जो है इनमें हमारे पास हेल्प हो रही है ना, कि हमने कौन से फूड को कैसे प्रिजर्व करना है, कौन सा ऑर्गेनिज्म जो है वो किस इन्वायरमेंट के अंदर ग्रो करेगा। वैक्सीन प्रोडक्शन के अंदर हेल्प हमारे पास होगी, और इन्फेक्शन कंट्रोल के अंदर भी जो है हमारे पास हेल्प हो जाएगी। तो ये सारे जो है इसके सिग्निफिकेंस हैं, ठीक है। तो हमारे पास आता है नेक्स्ट टॉपिक, न्यूट्रिशन ऑफ माइक्रोब्स। जैसे आपको ग्रो करने के लिए क्या चाहिए, अच्छा सा न्यूट्रिशन चाहिए, है ना, तो ऐसे ही माइक्रोब्स को भी न्यूट्रिशन चाहिए, तो वही हमने पढ़ना है। तो देखो, माइक्रोबियल न्यूट्रिशन, इट इज़ द प्रोसेस बाय विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन द न्यूट्रिएंट्स एंड एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ। मीन्स एक ऐसी प्रोसेस जिसके थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपने न्यूट्रिएंट्स को ऑब्टेन कर रहे हैं और उनसे जो है एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उसी को हमने बोला कि माइक्रोबियल न्यूट्रिशन है, ठीक है। इसमें कुछ ऐसा कुछ खास समझने की ज़रूरत नहीं है, इसको जो है थोरोली आप याद करो। देखो, टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट हमारे पास कौन कौन से हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड ग्रोथ फैक्टर। तो मैक्रो मीन्स हमारे पास क्या होता है, लार्ज, है ना, तो ऐसे न्यूट्रिएंट जो एक बैक्टीरिया या फिर एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को लार्ज अमाउंट के अंदर चाहिए, तो वो क्या है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मीन्स लेस अमाउंट, या फिर हमारे पास जो हमारे पास क्या चाहिए, स्मॉल क्वांटिटी के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए बैक्टीरिया फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, वो क्या है हमारे पास, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। ग्रोथ फैक्टर क्या होते हैं, ऐसे फैक्टर जो हमारे पास ग्रोथ के लिए तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन जो है बैक्टीरिया उनको खुद अपनी बॉडी के अंदर नहीं बना पा रहे, उनको जो बाहर से जो है लेने पड़ रहे हैं, तो वही क्या हमारे पास, ग्रोथ फैक्टर। देखो, अब हमें करना है न्यूट्रिएंट्स के अंदर सबसे पहले मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का मतलब मैंने आपको बताया कि ऐसे न्यूट्रिएंट जो बैक्टीरिया को लार्ज अमाउंट के अंदर चाहिए, ठीक है। तो इसको याद रखने के लिए आपको एक ट्रिक याद रखनी है, चॉम्प्स, CHONPS, ठीक है। तो CHONPS, तो C से हमारे पास क्या है, कार्बन या फिर कैल्शियम। एच से देखो, एच से क्या होगा, हाइड्रोजन, है ना, O से होगा ऑक्सीजन, N से होगा नाइट्रोजन, P से होगा फॉस्फोरस, S से होगा सल्फर। तो ये सारे क्या हमारे पास मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। तो देखो इनके फंक्शन कैसे याद रखोगे, कार्बन, सबसे पहले क्या आएगा, कार्बन। तो कार्बन का ऐसे याद रखोगे, कार्बन जो है सेल के स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प कर रहा है, सबसे इसका मेन काम क्या है, सेल के स्ट्रक्चर बनाने में। तो सेल के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, जैसे हमारे पास साइटोप्लाज्म है ना, सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन, और क्या है हमारे पास, लिपिड्स जो है वो सेल के अंदर प्रेजेंट है ना, तो वो सारी चीज़ें। और सेल के अंदर क्या है हमारे पास, न्यूक्लिक एसिड भी प्रेजेंट है, DNA RNA जो है वो प्रेजेंट होता है, मीन्स, है ना। तो वो सारी स्ट्रक्चर बनाने में कौन हेल्प कर रहा है हमारे पास, कार्बन। तो कार्बन का मेन कंपोनेंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट का जो है मेन कंपोनेंट जो है कार्बन है। प्रोटीन बनाने में हेल्प करेगा, लिपिड बनाने में हेल्प करेगा न्यूक्लिक एसिड, साथ में हमारे पास सेल मेम्ब्रेन और हमारे पास साइटोप्लाज्म। तो आपको इसका मेन याद रखना है कि ये क्या कर रहा है, कि सेल के स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प कर रहा है, ठीक है। इसके बाद आएगा हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के अंदर देखो सर, ये क्या है, वाटर। तो वाटर के अंदर क्या है, मेन हमारे पास हाइड्रोजन कंपोनेंट है ना, तो वही क्या है, पार्ट ऑफ वाटर। वाटर का क्या है, ये पार्ट है। साथ में कुछ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के अंदर भी जो है हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जैसे हमारे पास क्या है, COOH, मीन्स ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर भी क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे हाइड्रोजन। तो मीन्स कुछ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का भी ये पार्ट है। फिर बोला ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के अंदर कौन हेल्प करवाएगा हमारे पास, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ज़रूरी है। तो रेस्पिरेशन का मतलब देखो, जैसे क्या है, बैक्टीरिया के अंदर क्या है, फूड है ना, अब वो बाहर से क्या लेगा, ऑक्सीजन लेगा। तो ऑक्सीजन और फूड जब दोनों आपस में मिलकर रिएक्शन करेंगे तो वहाँ से क्या बनाएंगे, एनर्जी। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कि रेस्पिरेशन हुई है, जब ऑक्सीजन जो है फूड के साथ मिला और उसने एनर्जी बनाई, ठीक है। तो ऑक्सीजन का काम क्या है, एनर्जी फॉर्मेशन के अंदर भी वो क्या करवा रहा है, हेल्प कर रहा है। साथ में ऑक्सीडेशन रिएक्शन के अंदर भी हेल्प करवा रहा है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है, कि ऑक्सीजन ऐड हो रहा है किसी भी चीज़ के अंदर, जैसे यहाँ पे फूड के अंदर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो इसी को हमने बोला ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब देखो नाइट्रोजन का
बहुत सारे काम है। नाइट्रोजन सबसे पहले आता है प्रोटीन के स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करवाएगा, ठीक है। साथ ही में हमारे पास न्यूक्लिक एसिड का स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करवाएगा। न्यूक्लिक एसिड जैसे हमारे पास क्या है, डीएनए और आरएनए है ना, तो आपको पता है न्यूक्लिक एसिड किस किस स्टेज से मिलकर बना होता है। हमारे पास जैसे फॉस्फोरस है ना, हमारे पास क्या है, पेंटोज शुगर प्रेजेंट होती है, और न्यूक्लिक एसिड के अंदर हमारे पास क्या प्रेजेंट होता है, नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। तो वही बोला कि नाइट्रोजन जो हमें न्यूक्लिक एसिड बनाने में हेल्प करवा रहा है। तो देखो नाइट्रोजन प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर हेल्प करवा रहा है, डीएनए और आरएनए के सिंथेसिस में हेल्प करवा रहा है। इसके बाद हमने देखा फॉस्फोरस का काम क्या, देखो हमने एक तो यहीं से कर लिया कि न्यूक्लिक एसिड के अंदर क्या प्रेजेंट है, फॉस्फोरस। तो फॉस्फोरस जो है न्यूक्लिक एसिड मीन्स हमारे डीएनए और आरएनए बनाने में हेल्प करवा रहा है। फिर साथ में हमारे पास क्या है, एटीपी के तो नाम से ही हमें पता लग रहा है, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। तो एटीपी के अंदर क्या है, फॉस्फेट एक कंपोनेंट प्रेजेंट है, ठीक है। साथ में सेल मेम्ब्रेन हमें पता है किसकी बनी होती है, फॉस्फोलिपिड की, है ना। तो फॉस्फोलिपिड उसके अंदर भी क्या प्रेजेंट है हमारे पास, फॉस्फोरस, ठीक है। नेक्स्ट है सल्फर। देखो ये इसका मेन फंक्शन क्या है, कुछ अमाइनो एसिड्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, सल्फर। अमाइनो एसिड क्या होते हैं, देखो हमारे पास जब बहुत सारे अमाइनो एसिड आपस में मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, प्रोटीन बनाएंगे ना। तो ये कुछ अमाइनो एसिड जैसे हमारे पास सिस्टीन और मिथ्योनिन को बनाने में क्या करवाएंगे, हेल्प करवाएंगे, ठीक है। फिर कैल्शियम का मेन काम क्या है, सेल की स्टेबिलिटी के अंदर हेल्प करेंगे। और साथ में स्पोर फॉर्मेशन बताया था कि क्या होता है कि कुछ बैक्टीरिया जो अपने अराउंड क्या कर लेते हैं, एक प्रोटेक्टिव कवरिंग जो है बना लेते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, एंडोस्पोर। जो क्या करते हैं उसको हार्श कंडीशन में, अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर जो है सर्वाइव करने के अंदर हेल्प करता है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, मैक्रो न्यूट्रिएंट, CHONPS, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड देन सल्फर। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो माइक्रो का मतलब क्या है, स्मॉल, है ना, मीन्स ऐसे न्यूट्रिएंट जो बैक्टीरिया को स्मॉल क्वांटिटी के अंदर चाहिए, तो वो क्या है हमारे पास, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर सबसे पहले आता है हमारे पास आयरन, ठीक है, जिसको रिप्रेजेंट करेंगे Fe से। ये क्या होता है, रिक्वायर्ड होता है फॉर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के लिए ज़रूरी है। तो ये क्या है, एक रिएक्शन है ना, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट मीन्स ET चेन क्या होती है, एक रिएक्शन होती है जिसके थ्रू क्या बनती है, एनर्जी बनती है, ठीक है। तो इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर किसका रोल है, हमारे पास आयरन का, ठीक है। और तुम्हें याद रखना है कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का मेन काम क्या है, एंजाइम की एक्टिविटी को कंट्रोल करवाना। जो एंजाइम्स है ना उनकी एक्टिविटी को ये कंट्रोल करवाएगा। तो हर एक के अंदर आप जो है ये लिख सकते हो कि ये एंजाइम एक्टिविटी के अंदर हेल्प करवाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आएगा जिंक भी जो है एंजाइम को एक्टिवेट करने में हेल्प करेगा और साथ में प्रोटीन सिंथेसिस करवाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है कॉपर भी देखो एंजाइम एक्टिविटी के अंदर हेल्प करेगा। साथ में ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन के अंदर भी कौन हेल्प करेगा, हमारे पास कॉपर। ऑक्सीडेशन मीन्स ऑक्सीजन का ऐड होना और रिडक्शन मीन्स हाइड्रोजन का ऐड होना किसी रिएक्शन के अंदर, ठीक है। फिर आता है मैंगनीज, जिसको हम Mn से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका भी काम क्या है, एंजाइम को एक्टिवेट करना और हमारे पास मेटाबॉलिज्म के अंदर हेल्प करना। कोबाल्ट का मेन फंक्शन क्या है, विटामिन B12 के सिंथेसिस के अंदर जो है ये हेल्प करेगा। फिर नेक्स्ट आता है मोलिबेडिनम का मेन फंक्शन है नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो देखो नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है, देखो कुछ जो हमारे एटमॉस्फेयर है उसके अंदर कितना नाइट्रोजन प्रेजेंट है, 78% नाइट्रोजन है। लेकिन हमारे जो प्लांट्स है ना वो कम्प्लीटली इस नाइट्रोजन को जो है वो नहीं ले सकते, है ना। तो क्या करते हैं कुछ बैक्टीरिया, है ना, कुछ बैक्टीरिया क्या करते हैं, इस नाइट्रोजन को किसकी फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, सबसे पहले करेंगे अमोनिया NH3 की फॉर्म में, फिर उसको करेंगे नाइट्रेट्स की फॉर्म में, है ना, N3 की फॉर्म में। तो अब जो है हमारे प्लांट्स जो है इस फॉर्म को जो है नाइट्रोजन की को ले लेंगे ताकि जो है उनको उनके अंदर नाइट्रोजन की कमी ना हो। तो इसी प्रोसेस को बोला नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो इस फिक्सेशन के अंदर कौन हेल्प करवाता है, हमारे कुछ बैक्टीरिया जो है वो प्रेजेंट होते हैं जो इसके अंदर हेल्प करवाएंगे, ठीक है। निकल का भी काम क्या है, एंजाइम की एक्टिविटी को कंट्रोल करवाना, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास आएगा ग्रोथ फैक्टर। तो ग्रोथ फैक्टर का मतलब क्या होता है कि ऐसे सब्सटेंस जो बैक्टीरिया जो है अपनी बॉडी के अंदर सिंथेसाइज नहीं कर पाता उसको जो है वो बाहर से लेने पड़ते हैं, ठीक है। तो देखो इसके अंदर सबसे पहले आएगा हमारे पास अमाइनो एसिड, 3 ही याद करने हैं आपको इसके अंदर, अमाइनो एसिड जो हमारी प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर हेल्प करवा रहा है। फिर आते हैं हमारे पास जो वाइटामिन्स है, वाइटामिन जो है एंजाइम की एक्टिविटी को मेंटेन करवाएगा और एक्ट एज अ को एंजाइम की तरह एक्ट करवाएगा। तो देखो को एंजाइम क्या होते हैं, ये एक तरह के क्या मान लो हेल्पर है, किसके हेल्पर है, एंजाइम के, मीन्स ये एंजाइम की जो है हेल्प कर रहे हैं ताकि जो है रिएक्शन फास्ट हो सके, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास प्यूरिन और पिरिमिडिन क्या होते हैं, देखो आपने पढ़ा होगा जो हमारे न्यूक्लिक एसिड होते हैं DNA RNA होते हैं ना, तो वहाँ पे हमारे पास क्या प्रेजेंट होते हैं, प्यूरिन और पिरिमिडिन। जैसे हमारे पास क्या है ATGC, एडेनिसिन, है ना, टाइरोसिन, ग्वेनिसिन, साइटोसिन, है ना, ये सारे क्या हमारे पास प्यूरिन और पिरिमिडिन है। तो वही जो है जो हमारे पास DNA और RNA को बनाने में हेल्प करवाएंगे। तो ये नीडेड फॉर DNA एंड RNA सिंथेसिस। तो हमने क्या करा, इसके अंदर सबसे पहले मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, फिर हमने करा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड देन ग्रोथ फैक्टर।
अब देखो हमने क्लासिफिकेशन करी है माइक्रोब्स की ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन, है ना। न्यूट्रिशन के बेसिस पे देखो हमने दो तरीके से करा, ऑटोट्रॉप्स और हेटरोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स क्या होंगे, जो अपना खाना जो है खुद से बना लेंगे, मेक देयर ओन फूड। तो देखो यहाँ पे आपको दो चीज़ें याद रखनी है, एक तो कार्बन सोर्स और एक रखना है एनर्जी सोर्स, ठीक है। तो देखो कार्बन सोर्स मीन्स जो है अपना कार्बन का सोर्स जो है उनका क्या होगा, मीन्स वो कार्बन जो है वो कहाँ से लेंगे, ये ऑटोट्रॉप जो है वो कहाँ से लेंगे कार्बन को, CO2 से, ठीक है। कहाँ से ले रहे हैं, CO2 से। मीन्स हमारे जो एटमॉस्फेयर के अंदर जो CO2 प्रेजेंट है उसी को जो है यूज़ कर रहे हैं एज अ कार्बन सोर्स। मीन्स इस CO2 से उनको क्या मिल रहा है, कार्बन मिल रहा है, ठीक है। तो मेक देयर ओन फूड फ्रॉम CO2 से वो क्या कर रहे हैं, अपना खाना बना रहे हैं। अब एनर्जी सोर्स हमने क्या करना है, देखो फोटो ऑटोट्रॉप्स और कीमो ऑटोट्रॉप्स। ऐसे ऑटोट्रॉप जो सनलाइट को एज अ एनर्जी यूज़ कर रहे हैं, तो उनका एनर्जी का सोर्स क्या है, सनलाइट, ठीक है। तो वो हमने बोला फोटो ऑटोट्रॉप्स, एग्जाम्पल है इसका साइनोबैक्टीरिया। ऐसे ही फिर क्या है, कीमो का मतलब क्या है, केमिकल। तो ऐसे ऑटोट्रॉप्स जो क्या कर रहे हैं, केमिकल एनर्जी का यूज़ कर रहे हैं टू मेक देयर ओन फूड, है ना। इसका एग्जांपल है नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। अब देखो नेक्स्ट आता है हेटरोट्रॉप्स। तो ये क्या है, दूसरों के ऊपर डिपेंड रहेंगे, खुद से जो अपना खाना सिंथेसाइज नहीं कर सकते। तो मैंने बोला कि कार्बन सोर्स, है ना, कार्बन सोर्स। तो इसका कार्बन सोर्स क्या होगा, ये एटमॉस्फेयर से तो CO2 नहीं ले पा रहा, है ना। तो ये जो है किसी ऑर्गेनिक मैटर से जो है कार्बन लेगा। ऑर्गेनिक मैटर जैसे हमारे पास क्या होगा, C6H12O6, मान लो ग्लूकोज हो गया, है ना। यहाँ से ये क्या ले रहा है, एज अ कार्बन। मीन्स कार्बन जो है इसको कहाँ से मिल रहा है, ऑर्गेनिक मैटर से, और इसको कहाँ से मिल रहा है, एटमॉस्फेयर की CO2 से, ठीक है। हेटरोट्रॉप्स। फिर इसके अंदर आते हैं सेप्रोफाइट, पैरासिटिक और सिम्बायोटिक। तो सेप्रोफाइट कौन से होंगे, जो डेड और डिकेइंग मैटर पे लीव करेंगे, है ना, गली सड़ी चीज़ों पे जो रहेंगे। एग्जाम्पल है इसका फंगी। नेक्स्ट आएगा पैरासाइट्स। पैरासाइट जो है ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो किसी लिविंग होस्ट पे जाके रहेंगे, है ना। मान लो ये क्या है, हमारे पास एक बैक्टीरिया है और इसको क्या चाहिए, एक लिविंग होस्ट चाहिए रहने के लिए, तो वही क्या है, पैरासाइट्स, ठीक है। फिर आता है हमारे पास सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक एसोसिएशन क्या होता है कि दो चीज़ों के बीच में ऐसा रिलेशन कि दोनों को ही क्या हो, बेनिफिट हो। तो इसके अंदर लिव टुगेदर, ये दोनों जो है साथ में रहेंगे और एक दूसरे को क्या करेंगे, बेनिफिट करेंगे। इसका एग्जांपल जैसे राइजोबियम और लेग्यूम प्लांट्स। राइजोबियम और लेग्यूम प्लांट जो है एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन के अंदर रहते हैं, जिनकी वजह से क्या होता है, इन दोनों को ही जो है आपस में फ़ायदा मिलता है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंस क्या है न्यूट्रिशन की, देखो जब बैक्टीरिया के जो है अच्छे से न्यूट्रिशन मिलेगा तो जो है उसकी ग्रोथ और मल्टीप्लिकेशन होगी ना, एनर्जी प्रोडक्शन के अंदर वो हेल्प मिलेगी उसको, सेल स्ट्रक्चर फॉर्मेशन। अभी हमने पढ़ा जैसे कार्बन जो है मेन कंपोनेंट है सेल के स्ट्रक्चर बनाने में, है ना। एंजाइम की एक्टिविटी के अंदर जैसे हमने माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को पढ़ा, तो न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे तभी तो वो एंजाइम एक्टिविटी जो है परफॉर्म कर पाएंगे, रिप्रोडक्शन के अंदर हेल्प होगी उनको। साथ में उनको सर्वाइवल और अडेप्टेशन, मीन्स उनको सर्वाइव करने में कौन हेल्प कर रहा है, हमारे पास न्यूट्रिशन, ठीक है। तो ये हमारे पास न्यूट्रिशन जो है कंप्लीट हुआ। अब देखो न्यूट्रिशन के बाद हमारे पास आता है टेम्परेचर रिक्वायरमेंट ऑफ बैक्टीरिया, है ना। तो बैक्टीरिया को भी क्या है, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर चाहिए ग्रो करने के लिए, तो वही हमने अभी पढ़ना है। तो टेम्परेचर इट रेफर्स टू स्पेसिफिक टेम्परेचर रेंज इन विच बैक्टीरिया कैन ग्रो एंड मल्टीप्लाई। मीन्स एक स्पेसिफिक टेम्परेचर की रेंज जिसके अंदर बैक्टीरिया जो है ग्रो कर सकता है और मल्टीप्लाई कर सकता है, ठीक है। तो इसके अंदर जो है टेम्परेचर क्या क्या अफेक्ट कर रहा है, एंजाइम की एक्टिविटी को, मेटाबॉलिज्म को और ग्रोथ रेट को, ठीक है। तो देखो हमने जो है बैक्टीरिया को अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर जो है हमने क्या करा है, क्लासीफाई करा है। तो सबसे पहले आता है मेरे पास साइक्रोफाइल्स, ठीक है। साइक्रोफाइल्स, साइक्रो मीन्स होता है कोल्ड और फाइल का मतलब होता है लविंग, है ना। तो ऐसे बैक्टीरिया जो कोल्ड लविंग होंगे, मीन्स ऐसे बैक्टीरिया जो क्या कोल्ड टेम्परेचर के अंदर रहना पसंद करेंगे। इसका एग्जाम्पल है सूडोमोनास, ठीक है। इनकी ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज क्या है, 10 to 15 डिग्री सेल्सियस। मीन्स ये इस रेंज के अंदर ही जो है ग्रो करना पसंद करते हैं, इसी के अंदर जो है उनकी फास्टेस्ट ग्रोथ होगी, ठीक है। लेकिन उनकी टेम्परेचर रेंज जो है हमारे पास साइक्रोफाइल्स की 0 से 20 डिग्री सेल्सियस जो है रेंज हो सकती है। देखो ऑप्टिमम टेम्परेचर जिसके अंदर वो रहना पसंद कर रहे हैं कि इसी टेम्परेचर की रेंज जब उनको मिलेगी तो वो अच्छे से ग्रो कर पाएंगे। लेकिन उनकी टेम्परेचर रेंज अगर 0 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच में भी होगी तो भी वो क्या करेंगे, ग्रो करेंगे, ठीक है। मीन्स इतनी हो सकती है और इतनी होनी चाहिए। फिर आता है साइकोट्रोप्स। तो साइकोट्रोप्स का मतलब होता है, साइको मीन्स कोल्ड और ट्रोप्स का मतलब होता है टोलरेंट, है ना। तो ऐसे बैक्टीरिया जो क्या कर सकते हैं, कोल्ड को टोलरेट कर सकते हैं। इसका ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या है, 20 से 30 डिग्री सेल्सियस के अंदर रह सकता है। लेकिन टेम्परेचर रेंज जो है इसकी 0 to 35 डिग्री सेल्सियस होती है। इसका एग्जाम्पल है लिस्टेरिया। देखो जैसे क्या है, हम क्या रख देते हैं रेफ्रिजरेटर के अंदर, कोई खाने की चीज़ रख देते हैं लेकिन वो फिर भी कई बार क्या हो जाती है, वो ख़राब हो जाती है। तो वो किसकी वजह से हो रही है, हमारे पास साइकोट्रोप्स की वजह से, क्योंकि जो है कोल्ड को जो है टोलरेट कर पा रहे हैं ऐसे बैक्टीरिया, ठीक है। मीजोफाइल्स, मीजो का मतलब होता है मॉडरेट, क्या है, मॉडरेट। तो ऐसे बैक्टीरिया जो क्या कर सकते हैं, मॉडरेट टेम्परेचर के अंदर रहेंगे, ना
ही उनको जो है हीट पसंद है ज़्यादा, ना ही उनको कोल्ड पसंद है, ठीक है। तो मीजोफाइल्स के अंदर कौन से बैक्टीरिया आएंगे, मोस्ट ऑफ द पैथोजेनिक बैक्टीरिया, मीन्स ऐसे बैक्टीरिया जो क्या करेंगे, ह्यूमन को डिजीज कोज करवाएंगे, है ना। हमारी ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल क्या होगा 37 डिग्री सेल्सियस, तो जो हमारे ह्यूमन को कोज करेंगे डिजीज, तो ऐसे बैक्टीरिया कौन से होंगे, मीजोफाइल्स होंगे, क्योंकि उनको ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज क्या चाहिए 37 डिग्री सेल्सियस चाहिए, ठीक है। लेकिन टेम्परेचर रेंज जो है उसकी 20 to 45 डिग्री सेल्सियस होती है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है इकोलाई, जैसे हमारे इकोलाई बैक्टीरिया जो है इंटेस्टाइन के अंदर, है ना, तो वहाँ पे जैसे यूटीआई जो है कौन करवा रहा है हमारे पास, इकोलाई, ठीक है। नेक्स्ट आएगा थर्मोफाइल्स। थर्मो का मतलब क्या है हीट, और फाइल का मतलब क्या है लविंग। तो ऐसे बैक्टीरिया जो क्या करेंगे हीट को पसंद करेंगे। इसका ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या है 50 to 60 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर के अंदर ये ग्रो कर सकते हैं, लेकिन इसकी टेम्परेचर रेंज क्या है 45 to 80 डिग्री सेल्सियस। आप मेन क्या याद रखोगे, इसका ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज ना भी याद रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब थर्मोफाइल, थर्मो से ही इसका नाम बन जाएगा थर्मस एक्वेटिकस। ये क्या है बैक्टीरिया का नाम है थर्मस एक्वेटिकस। फिर नेक्स्ट आता है मेरे पास हाइपर थर्मोफाइल। हाइपर मीन्स एक्सट्रीम, बहुत ज़्यादा, है ना। थर्मो मीन्स वही हीट, और फाइल मीन्स लविंग। तो ऐसे बैक्टीरिया जो बहुत ज़्यादा हीट को जो है टॉलरेट कर सकते हैं, एक्सट्रीम हीट के अंदर जो है वो ग्रो करेंगे। इसका ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या है 90 to 100 डिग्री सेल्सियस। और एग्जाम्पल क्या है पायरोलोबस। पायरोलोबस बैक्टीरिया जो है किसके अंदर रहेगा हमारे पास, हाइपर थर्मोफाइल्स के अंदर। देखो भाई अब आप इसको कैसे लिखोगे, साइक्रोफाइल्स मीन साइक्रो कोल्ड, और फाइल मीन्स लविंग। तो ऐसे बैक्टीरिया जो क्या करेंगे कोल्ड को लव करते हैं, मीन्स लो टेम्परेचर पे ग्रो करना पसंद करेंगे। ये हमारे पास पोलर रीजन के अंदर, आइस के अंदर और कोल्ड वाटर के अंदर मिलेंगे हमें, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है साइकोट्रॉप्स। साइको मीन्स कोल्ड, और ट्रॉप्स मीन्स हमारे पास क्या है टॉलरेंट। तो ऐसे बैक्टीरिया जो क्या कर सके कोल्ड को टॉलरेट कर सके। कैन ग्रो एट लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर पे जो है ग्रो कर सकते हैं, लेकिन प्रेफर क्या करते हैं उनको मॉडरेट टेम्परेचर ही मिले। मीन्स अगर इसका मतलब समझो तो देखो टॉलरेट करना किसी की क्या है मजबूरी होती है, लेकिन वो अब उसकी क्या है मजबूरी है कि वो लो टेम्परेचर उसको मिल रहा है तो वो ग्रो कर पा रहा है उसके अंदर, लेकिन प्रेफर तो वो यूं ही करता है कि उसको भी क्या मिले मॉडरेट टेम्परेचर मिले, ठीक है। फिर मीजोफाइल्स मैंने बताया मॉडरेट टेम्परेचर जिसको चाहिए, मीन्स ग्रो एट नॉर्मल टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर पे ग्रो करेंगे। मोस्ट ह्यूमन पैथोजन बिलोंग टू दिस ग्रुप। मैंने बताया था कि जो भी ह्यूमन पैथोजन होंगे, मीन्स जो भी हमारे ह्यूमन को जो है डिजीज कॉज करवाने वाले बैक्टीरिया हमारे पास होंगे वो क्या है इसी ग्रुप से बिलोंग करेंगे, ठीक है। थर्मोफाइल, थर्मो मीन्स हीट और लविंग। तो ये हमारे पास हाई टेम्परेचर पे जो है ग्रो करेंगे, हीट को लव करने वाले हैं क्योंकि, और ये हमारे पास हॉट स्प्रिंग के अंदर जो है पाए जाएंगे। हाइपर थर्मोफाइल जो है एक्सट्रीम हीट जो लविंग होंगे ना, नीड एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर। एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर जो इनको चाहिए ये हमारे पास वोल्केनिक इरप्शन के टाइम पे, जैसे हमारे पास क्या है यहाँ पे वोल्केनो है, उसके आसपास जो सराउंडिंग एरिया होगा वहाँ पे हमारे पास कौन से बैक्टीरिया मिलेंगे हाइपर थर्मोफाइल्स की कैटेगरी वाले, और हमारे पास किसी हॉट इन्वायरमेंट के अंदर जो ये मिलेंगे। तो देखो इसके एग्जाम्पल आपको याद होंगे, साइक्रोफाइल्स में सूडोमोनास, साइकोट्रॉप्स के अंदर लिस्टेरिया, मीजोफाइल्स के अंदर इकोलाई, थर्मो से थर्मस एक्वेटिकस, और पाइलो बस इसके अंदर हाइपर थर्मोफाइल्स के अंदर। अब हमें नेक्स्ट टॉपिक करना है इम्पैक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन बैक्टीरिया, कि टेम्परेचर का इम्पैक्ट क्या हो रहा है बैक्टीरिया के ऊपर। तो इसको अपने 3 चीज़ों के अंदर पढ़ना है कि कोल्ड टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ रहा है किसी बैक्टीरिया पे, मॉडरेट टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ रहा है, और फिर हमें पढ़ना है कि हाई टेम्परेचर होने से क्या पड़ रहा है इफेक्ट बैक्टीरिया पे, ठीक है। देखो कोल्ड टेम्परेचर का इफेक्ट होगा हमारे बैक्टीरिया के ऊपर। तो देखो यहाँ पे एंजाइम एक्टिविटी स्लो हो जाएगी, हाँ एंजाइम जो है काम करना कम कर देंगे, स्लो हो जाएगी। यहाँ पे मेटाबॉलिज्म जो है वो कम हो जाएगा, बैक्टीरिया ग्रोथ और रिप्रोडक्शन, वही बोला ग्रोथ और रिप्रोडक्शन भी कम हो जाएगा। मैनी बैक्टीरिया बिकम इनएक्टिव बट मे सर्वाइव। कुछ बैक्टीरिया जो है वो इनएक्टिव हो जाते हैं लेकिन वो फिर भी क्या कर पाते हैं सर्वाइव। तो यहाँ पे कोल्ड टेम्परेचर में आपको क्या याद रखना है कि उनकी जो मेटाबॉलिज्म जो है कोल्ड टेम्परेचर के अंदर क्या हो जाता है, मेटाबॉलिज्म जो है कम हो जाएगी, उनकी जो है ग्रोथ कम हो जाएगी, एंजाइम जो है वो कम काम कर पाएंगे, तो एंजाइम एक्टिविटी भी जो है स्लो हो जाएगी। एग्जांपल हम क्या टेम्परेचर, तो मॉडरेट टेम्परेचर तो है मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया चाह रहे हैं, है ना, कि उनको मॉडरेट टेम्परेचर मिले। तो ये क्या है बेस्ट टेम्परेचर फॉर बैक्टीरिया ग्रोथ, बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए बेस्ट टेम्परेचर ये है। मोस्ट डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया, वही पैथोजेनिक बैक्टीरिया जो है इसी टेम्परेचर पे क्या करते हैं ग्रो करते हैं। एग्जाम्पल क्या है मीजोफाइल्स, ठीक है समझ आ गया। नेक्स्ट हमारे पास है हाई टेम्परेचर। तो देखो ना ही तो उनको ज़्यादा कोल्ड चाहिए ना ही उनको ज़्यादा हाई चाहिए। हाई टेम्परेचर पे क्या होगा उनकी डीनेचुरेशन हो जाएगी और डेथ भी जो है वो हो सकती है,
ठीक है। तो यहाँ पे क्या होंगे, जो बैक्टीरिया के अंदर एंजाइम्स है, प्रोटीन्स है, वो सारे क्या हो जाएंगे, इस टेम्परेचर पे डैमेज हो जाएंगे। सेल मेम्ब्रेन भी जो है डैमेज हो जाएगी, ग्रोथ जो है उनकी रुक जाएगी, ग्रोथ क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। लेकिन जो हमारे पास थर्मोफाइल्स है, हीट लविंग है, और जो हमारे पास हाइपर थर्मोफाइल्स है, जो एक्सट्रीम हीट लविंग है वो हीट स्टेबल है, वो इस टेम्परेचर के अंदर क्यों ग्रो कर पा रहे हैं, क्योंकि उनके पास क्या हीट स्टेबल एंजाइम प्रेजेंट है, जो उनको हीट से क्या कर रहे हैं, बचा के रख रहे हैं। ठीक है। तो वो तो जो है इस टेम्परेचर के अंदर क्या कर जाएंगे, ग्रो कर जाएंगे। तो एक्सेप्ट बोला कि इन बैक्टीरिया के एक्सेप्ट जो है मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया जो है वहाँ पे मर जाएंगे। एंड हाईली रेजिस्टेंट सेल मेम्ब्रेन, उनके सेल मेम्ब्रेन भी जो है हाईली रेजिस्टेंट होगी, किसके, हीट के जो है ना, हीट उनके ऊपर जो है एक्ट नहीं कर पाएगी। तो वही बोला कि अगर हम मोर देन 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रख रहे हैं तो वहाँ पे बैक्टीरिया की ग्रोथ जो है स्लो हो जाती है, एक्सेप्ट थर्मोफाइल्स को छोड़ के। ठीक है, क्योंकि थर्मोफाइल्स क्या है, हीट लविंग है, उनको हीट जो है वो चाहिए। फिर मोर देन 60 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, डिस्ट्रॉय मोस्ट पैथोजेनिक बैक्टीरिया। मोस्ट ऑफ द पैथोजेनिक बैक्टीरिया जो है वो क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, क्योंकि हमने बोला था पैथोजेनिक बैक्टीरिया को ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए कितना, 37 डिग्री सेल्सियस ग्रो करने के लिए, लेकिन हमने कितना बढ़ा दिया उसको, 60 डिग्री सेल्सियस। जैसे हम क्या कर रहे हैं, पास्चुराइजेशन है ना, पास्चुराइजेशन क्या एक प्रोसेस है, जैसे हम किसी भी लिक्विड को क्या कर रहे हैं, बॉयल कर रहे हैं, तो उसके जो है बैक्टीरिया वहाँ पे किल हो रहे हैं, तो उसी को हमने क्या बोला, पास्चुराइजेशन। फिर अगर हम मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रख रहे हैं तो मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया और उनके स्पोर्स क्या थे, वही एक आउटर मोस्ट कवरिंग मीन्स जो उसकी प्रोटेक्टिव कवरिंग है, जो उसको क्या कर रहे हैं, बचा के रख रहे हैं अनफेवरेबल कंडीशन से। तो इस वो स्पोर्स भी जो है यहाँ पे किल हो जाएंगे। जैसे हम क्या करवाते हैं, ऑटोक्लेविंग। ऑटोक्लेविंग आपको पता होगा कितने डिग्री सेल्सियस पे होता है, 121 डिग्री सेल्सियस पे होता है। तो इस टेम्परेचर पे क्या होगा, मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया जो है यहाँ पे पूरी तरह से किल हो जाएंगे, साथ में उनके स्पोर्स भी किल हो जाएंगे। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है मॉइस्चर। देखो हमने क्या कर लिया, न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, उसकी टेम्परेचर रिक्वायरमेंट हमने पढ़ ली। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है कि मॉइस्चर की रिक्वायरमेंट क्या है। तो देखो मॉइस्चर जो है मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया को चाहिए ग्रो करने के लिए, है ना, जहाँ पे उनको मॉइस्चर मिलेगा, जहाँ पे उनको नमी मिलेगी, वहीं पे जो है वो बैक्टीरिया ग्रो कर पाएगा। तो वही बोला, इट रेफर्स टू द अवेलेबिलिटी ऑफ द वाटर रिक्वायर्ड बाई बैक्टीरिया फॉर ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म एंड रिप्रोडक्शन। मीन्स वाटर की जो है क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है बैक्टीरिया को उसकी ग्रोथ के लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए और उसको रिप्रोडक्शन के लिए। ठीक है। तो उसी बेस पे हमने जो है बैक्टीरिया को क्या करा है, क्लासिफाई करा है मॉइस्चर के बेस पे। तो देखो सबसे पहला था हाइड्रोफिलिक। हाइड्रो मीन्स वाटर और फिलिक मीन्स लव। तो ऐसे बैक्टीरिया जो क्या करेंगे, वाटर को लव करेंगे, मीन्स वो उनको जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्या चाहिए, मॉइस्चर चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पानी चाहिए ग्रो करने के लिए। तो रिक्वायर हाई अमाउंट ऑफ मॉइस्चर, इनको हाई अमाउंट में मॉइस्चर चाहिए। एग्जाम्पल है इसका सूडोमोनास एरिजिनोसा। नेक्स्ट हमारे पास आता है जीरोफिलिक। देखो जीरोफिलिक हमारे पास क्या होता है, ड्राई, और फिलिक होते हैं लविंग, है ना। तो ड्राई कंडीशन को जो है थोड़ा ये पसंद कर रहे हैं। तो मीन्स यहाँ पे जो है इनको मॉइस्चर क्या चाहिए, थोड़ा सा कम चाहिए। तो बोला ड्राई लविंग बैक्टीरिया है, ग्रो इन लो मॉइस्चर कंडीशन, जहाँ पे कम मॉइस्चर है वहाँ पे जो है ये ग्रो करेंगे। इसके अंदर एग्जांपल है बैसिलस स्पेसिस। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है हेलोफिलिक। हेलो मीन्स होता है सोल्ट, और हमारे पास फिलिंग होता है लविंग। ठीक है। तो ऐसे बैक्टीरिया जो सोल्ट लविंग है ना, सोल्ट की कंसनट्रेशन जहाँ पे प्रेजेंट होगी ज़्यादा, वहीं पे जो है वो ग्रो कर पाएंगे। तो रिक्वायर हाई सोल्ट कंसंट्रेशन। इसके अंदर हेलोफिलिक से ही नाम बन जाएगा हेलो बैक्टीरियम। ठीक है, समझ में आया। हमने पहला पढ़ा क्या, मॉइस्चर, फिर उसके बेसिस पे हमने क्लासिफाई करा बैक्टीरिया को। अब हमने पढ़ना है, जैसे हमने क्या करा था, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ रहा है बैक्टीरिया के ऊपर, वैसे ही हमने पढ़ना है कि मॉइस्चर का क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो इसके अंदर भी हम क्या देखेंगे कि हाई मॉइस्चर का क्या इफेक्ट है, लो मॉइस्चर का क्या इफेक्ट है। ठीक है। तो देखो ये तो पता ही है कि जहाँ पे ज़्यादा मॉइस्चर प्रेजेंट होगा वहाँ पे मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया जो है ग्रो करना पसंद करेंगे, है ना। तो बोला हाई अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, वाटर की अवेलेबिलिटी जहाँ पे ज़्यादा होगी तो वो क्या करेगा, सपोर्ट करेगा बैक्टीरियल ग्रोथ को, है ना। मीन्स मान लो कहीं पानी इकट्ठा हो रखा है, वहाँ पे क्या होंगे हमारे पास, बैक्टीरिया ग्रो हो जाएंगे ज़्यादा, है ना। तो जहाँ भी मॉइस्चर प्रेजेंट होगा वहीं पे ग्रो। मोस्ट बैक्टीरिया थ्राइव इन मॉइस्ट इन्वायरमेंट। मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया जो है मॉइस्ट इन्वायरमेंट के अंदर ग्रो करना ही पसंद करेंगे। फाउंड इन बॉडी फ्लूइड, जैसे हमारी बॉडी के फ्लूइड्स हैं वहाँ पे जो है प्रेजेंट हो सकते हैं, मॉइस्ट सरफेस के अंदर जो है ये हमारे पास मोस्टली प्रेजेंट होंगे। ठीक है। एग्जाम्पल बोला विब्रियो कोलेरा। विब्रियो कोलेरा क्या है, एक बैक्टीरिया है जो ये क्या है, वाटर बोर्न इन्वायरमेंट के अंदर रहेगा। वही मीन्स कहीं पे पानी इकट्ठा हो रखा है तो वहाँ पे हमारे पास कौन सा बैक्टीरिया आ जाएगा, विब्रियो कोलेरा जो है ग्रो करना शुरू कर देगा, क्योंकि एक ऐसा बैक्टीरिया जिसको जो है हाई मॉइस्चर कंटेंट चाहिए। अब विब्रियो कोलेरा कौन सा डिजीज कॉज करवाता है, कोलेरा, है ना। ये ह्यूमन के अंदर डिजीज कॉज करवा देगा। ठीक है।
हमारे पास आता है लो मॉइस्चर कंडीशन। ऐसे बैक्टीरिया मीन्स बैक्टीरिया के ऊपर लो मॉइस्चर का क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब लो मॉइस्चर है, वहाँ पे मॉइस्चर जो है कम है, तो लेस वाटर इज अवेलेबल फॉर बैक्टीरियल एक्टिविटी। बैक्टीरिया की एक्टिविटी करने के लिए जो है उनको पानी कम मिलेगा। तो सम बैक्टीरिया कैन सर्वाइव डिहाइड्रेशन, कुछ बैक्टीरिया जो है वो डिहाइड्रेशन के अंदर ग्रो कर पाएंगे बाय फॉर्मिंग स्पोर्स। वही स्पोर्स क्या है, अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर हेल्प करवा रहा है ना सर्वाइव करने में। तो जहाँ पे भी अब उसको लो मॉइस्चर मिल रहा है तो वहाँ पे भी कुछ बैक्टीरिया जो है ग्रो कर लेंगे लो मॉइस्चर के अंदर भी। बैक्टीरिया टॉलरेट ड्राइनेस, वो ड्राइनेस को कैसे टॉलरेट कर रहे हैं, स्पोर्स बना के या फिर वैक्सी सेल वॉल बना के। एग्जाम्पल है इसका बैसिलस। ठीक है, फिर नेक्स्ट बोला कि वाटर एक्टिविटी। वाटर एक्टिविटी का मतलब क्या होता है, कितना अमाउंट में जो है वहाँ पे पानी प्रेजेंट है, फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स कितने प्रेजेंट है जिसको बैक्टीरिया यूज़ करेंगे अपनी एनर्जी बनाने के लिए, है ना, तो अपनी ग्रोथ के लिए। तो वाटर एक्टिविटी मेजर्स द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, मीन्स ये मेजर करता है, नापता है कि कितनी अवेलेबिलिटी है वहाँ पे पानी की फॉर बैक्टीरियल ग्रोथ। और किसके थ्रू, ऑन स्केल 0 to 1, 0 to 1 स्केल के बेसिस पे जो है ये क्या करता है, मेजर करता है। ठीक है, तो देखो ये क्या है, AW वाटर एक्टिविटी। तो जिसकी वाटर एक्टिविटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, वाटर एक्टिविटी की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी तो वहीं पे वहाँ पे जो है उतना ही ज़्यादा पानी होगा। मीन्स AW ज़्यादा, वाटर एक्टिविटी ज़्यादा, तो वहाँ पे क्या होगा, पानी ज़्यादा होगा। पानी ज़्यादा होगा तो मीन्स वहाँ पे मॉइस्चर ज़्यादा है, तो जहाँ पे मॉइस्चर ज़्यादा वहाँ पे जो है मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया जो है ग्रो कर पाएंगे। ऐसे ही जब हमारी वाटर एक्टिविटी जो है कम होगी, वाटर एक्टिविटी कम होगी तो वहाँ पे क्या होगा, मॉइस्चर कम होगा। मॉइस्चर कम होगा तो वहाँ पे जो है कुछ बैक्टीरिया जो है ग्रो कर पाएंगे। ठीक है, तो वही बोला कि अगर हमारे पास 1 से लेके 0.98 के बीच में अगर वाटर एक्टिविटी है तो देखो ये इस रेंज के पास ही है ना, बिल्कुल 1 से पास में है 0.98, है ना। तो क्या बोला, मोस्ट बैक्टीरिया जो है यहाँ पे रैपिडली ग्रो कर पाएंगे। अब 0.97 से 0.93 के रेंज के अंदर पैथोजेन स्टेफाइलोकोकस ऑरियस कैन सर्वाइव। जैसे पैथोजन जो है स्टेफाइलोकोकस जैसे हमारे पास है वो जो है यहाँ पे सर्वाइव कर पाएगा। फिर बोला 0.92 से 0.80। अब देखो यहाँ पे जो है वाटर एक्टिविटी कम होती आ रही है ना, यहाँ पे अब क्या हो गया, और भी ज़्यादा मॉइस्चर कम हो गया, तो यहाँ पे कुछ ही बैक्टीरिया ग्रो कर पाएंगे, जैसे कि जीरोफिलिक मीन्स ड्राई लविंग, जिनको मॉइस्चर चाहिए लेकिन कम चाहिए, तो यहाँ पे वो बैक्टीरिया ग्रो कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पे जो है अब पानी जो है कम है। जीरोफिलिक बैक्टीरिया कुछ फंजाई जो है यहाँ पे ग्रो करेंगे। अब 0.80 मीन्स अब और भी कम हो गई वाटर एक्टिविटी, और भी वाटर एक्टिविटी कम हुई तो वहाँ पे और भी ज़्यादा मॉइस्चर कम हो गया, तो कुछ ही बैक्टीरिया जैसे हमारे पास हेलोफाइल सोल्ट लविंग, जहाँ पे सोल्ट की कंसंट्रेशन जो है ज़्यादा हो गई। अब देखो पानी ज़्यादा है किसी चीज़ के अंदर, नहीं देखो अगर किसी चीज़ के अंदर पानी कम है तो वहाँ पे क्या हो गया, सोल्ट ज़्यादा होगा ना, मीन्स सोल्यूट और सोलवेंट वाली चीज़ें है ना, तो यहाँ पे क्या है, वही वाले बैक्टीरिया ग्रो कर पाएंगे जैसे हेलोफाइल्स और जीरोफाइल्स। तो ये वाटर एक्टिविटी क्या मेजर करता है कि कितने अमाउंट में अवेलेबिलिटी है पानी की किसी बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए। जितना कम वाटर अवेलेबिलिटी होती जाएगी उतना ही जो है बैक्टीरिया की ग्रोथ यहाँ पे स्लो हो जाएगी, कुछ ही बैक्टीरिया जो यहाँ पे ग्रो कर पाएगी। ठीक है, अब देखो इसी के अंदर हमने करना है मॉइस्चर एंड फूड प्रिजर्वेशन, है ना। हमने हाई मॉइस्चर कंडीशन कर ली, लो मॉइस्चर, उसके बाद वाटर एक्टिविटी करी। नेक्स्ट हमने करना है मॉइस्चर एंड फूड प्रिजर्वेशन, मीन्स हम फूड को कैसे जो है प्रिजर्व कर रहे हैं, है ना। देखो इसके अंदर क्या बोला, रिड्यूसिंग वाटर अवेलेबिलिटी, हम फूड को इस तरीके से प्रिजर्व कर रहे हैं, इस तरीके से बचा के रख रहे हैं कि उसके अंदर जो है वाटर अवेलेबिलिटी जो है उस फूड के अंदर कम हो जाए। समझ में जो हमारे पास क्या करेगा, बैक्टीरिया की ग्रोथ को प्रिवेंट करेगा। फॉर एग्जाम्पल हम क्या करें, इनके मेथड क्या है वाटर अवेलेबिलिटी को कम करने के, हम क्या करते हैं उनको सुखा दे, कोई भी खाने की चीज़ है ड्राइंग कर दे, डिहाइड्रेशन मीन्स उसके अंदर जो है पानी जो है वो हटा दे, है ना, सुखा दे उसको। नेक्स्ट हम कर सकते हैं सोल्टिंग, ज़्यादा अमाउंट में सोल्ट ऐड कर देना, जैसे कि हम किसके अंदर करते हैं, पिकल्स के अंदर, हमारे अचार के अंदर करते हैं, वहाँ पे वो जो है लंबे टाइम तक ख़राब नहीं होता ना, तो वो क्यों नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर सोल्ट ऐड है। सोल्ट होने की वजह से जो है वहाँ पे वाटर जो है वो कम हो गया। ठीक है, वाटर कम हो गया तो मॉइस्चर कम है वहाँ पे, फिर क्या है, बैक्टीरिया की ग्रोथ कम है। नेक्स्ट हम कर सकते हैं शुगरिंग, मीन्स ज़्यादा अमाउंट में हम क्या कर दे, शुगर ऐड कर दे। शुगर जैसे हम किसके अंदर ऐड कर दे, जैम के अंदर, है ना। अब वहाँ पे क्या है, ज़्यादा शुगर होने की वजह से भी वहाँ पे क्या हो जाएगा, वाटर वहाँ पे कम हो जाएगा, मॉइस्चर कम हो जाएगा और वहाँ पे बैक्टीरिया की ग्रोथ कम हो जाएगी। नेक्स्ट हम क्या कर दे, किसी सब्सटेंस को फ्रीज कर दे, जैसे जो है क्या होती है, पीज होती है ना, मटर जो होती है, उनको हम क्या करते हैं लंबे टाइम तक स्टोर कर लेते हैं। क्यों, क्योंकि हम उसको क्या कर देते हैं, फ्रीज कर देते हैं। इसके अंदर भी क्या होगा कि वाटर की अवेलेबिलिटी जो है यहाँ पे कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि जो हमारा वाटर है वो किसके अंदर बदल जाता है, आइस के अंदर। ठीक है, तो यही जो है हमें मॉइस्चर के अंदर कंप्लीट करना है। तो ये हमारा मॉइस्चर जो है कंप्लीट हो गया।
आज के लिए सिर्फ इतना ही। आज हमने कॉलोनाइजेशन और उसके बाकी के सारे टॉपिक्स जो है कंप्लीट किए। नेक्स्ट वीडियो में हमने स्टेनिंग और कल्चर मीडिया के बारे में पढ़ना है। तो अगर आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ हो और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना और दोस्तों के साथ शेयर करना। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और सीखते रहिए। बी हैप्पी, बी हेल्दी, स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच।